India, before these rules were envisaged, in fact, the total amount of electronic waste produced in the whole country is of the tune of almost 4 lakh tons, and only a fraction of it is recycled and collected in a formal manner. The Bangalore, we have e-Parisar, and unfortunately we did not have any facility in other parts of the country. First time other cities are taking the lead. Pune and Delhi especially is coming up, and with the authorization has been given to 2 collectors who will be collecting now e-waste from different users, consumers, and bulk consumers, different government entities, government institutions, educational institutions, hospitals, all these places, and they'll be giving it to recyclers. So actually the whole situation would be formalized, and the total waste disposal and waste processing would be done in a scientific manner, which is a big advancement as compared to the earlier way of processing the e-waste. Earlier it was collected by kabadis and processed in a most unscientific manner. Most of the time it has also been learnt that some of the waste was consigned to flames, which gave rise to dioxin and furon in the atmosphere, which is extremely toxic. Now with this whole system of processing, at least the processing would not cause such a health hazard as it used to be. जैसा कि आजकल सभी जानते हैं कि ई वेस्ट जो है एक ऐसा विषय है कि एक कॉमन मैन तक सभी इसके विषय में जानते हैं कि हम जो यूज़ करते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं और जो टीवी यूज़ करते हैं घरों में, इवन रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर हैं, ये सभी अल्टीमेटली इनकी एक अपनी लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद ये सभी जो हो इक्विपमेंट हैं, इनको कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहते हैं, ये उसके बाद वेस्ट हो जाते हैं। तो इनका और इसमें बहुत सी जो हजार्डस और ख़तरनाक इस तरह मेटल्स होते हैं, सो इनका प्रॉपर साइंटिफिक वे में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के हिसाब से। इसी के लिए इनका सबसे पहले तो एक कलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तरह से ये जो नॉर्मल जो कबाड़ी जो और वेस्ट ले जाते हैं उनको ना जाएं, जो अथराइज्ड जो इनके लिए किए गए हैं इस ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, वो लोग इसको कलेक्ट करें और उसके बाद जो इसका मैनेजमेंट हो, जो रिसाइकलिंग हो, वो भी साइंटिफिक वे में हो। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही एक जन जागरूकता शुरू की थी। बहुत से जितने भी ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और इस तरह बड़े कंज्यूमर्स हैं, कॉर्पोरेट, सबको साथ में कि भाई इनको जो है सबको प्रॉपर जो जहाँ पे जो कलेक्टर्स हैं उनको देना है। ये शास्त्री पार्क है जहाँ पे करीब 50,000 की जनसंख्या है और इसमें आप मान सकते हैं कि आधे लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिसमेंटलिंग के काम से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे मूलतः 3-4 तरह के काम होता है। कलेक्शन यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिफर्बिशमेंट होता है, यहाँ सेग्रीगेशन होता है, यहाँ डिसमेंटलिंग होता है। ये शास्त्री पार्क एक मेजर सेंटर है दिल्ली के 5 सेंटरों में से। जो 5 और सेंटर हैं उसमें मायापुरी है, तुर्कमान गेट है, मंडोली है, शास्त्री पार्क है, सीलमपुर है। यहाँ जो था पहले 1-2 लोग ही काम करते थे। हम थोड़ा बहुत कहीं से जैसे जो फैक्ट्री के थ्रू जो बड़े बड़े कबाड़ी होते हैं उनसे थोड़ा सामान लाते थे, उसको डिसमेल्टिंग करते थे, तोड़ते थे और अपनी दिनचर्या चलाते थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे लोग और करते गए काम, फिर काम बढ़ता रहा थोड़ा, हम कुछ क्वांटिटी ज़्यादा लाने लगे। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा लोग हो गए यहाँ पे, कम से कम नहीं तो 500-700 लोगों ने यहाँ पे काम चालू कर दिया और एक चैन के थ्रू काम करा यहाँ पे। जैसे कि एक लाट लाए तो हार्ड डिस्क वाला जो है वो अपने अलग काम कर रहा है, SMPS वाला वो अपना अलग कर रहा है। तो हम लोग लाते हैं, लाने के बाद में उसको डिसमेंटलिंग करते हैं और जो हार्ड डिस्क वाला होता है उसे हार्ड डिस्क भेज देते हैं, जो फ्लॉपी ड्राइव वाला तो फ्लॉपी ड्राइव भेज देते हैं, या SMPS वाला SMPS भेज देते हैं। वो उसको तोड़ के उसमें से एल्युमिनियम, स्टील, आयरन ये सब अलग अलग कर लेते हैं और उसको भेज देते हैं स्टील और आयरन वालों को। सबसे पहले हम लोग जो है इस समस्या के समझने की कोशिश किया हम लोगों ने पहले
चूँकि कई जगहों से, कई के माध्यमों से ये बात आती थी कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है ये बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से काम करता है और जिससे पॉल्यूशन और हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर हम सबसे पहले हम गए लोगों से मिलने के लिए, देखने के लिए। जब देखने के लिए गए तो लोगों हमको लगा कि इसमें लाइवलीहुड है और ज़रूर ये इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई वो नहीं, श्रेय नहीं है इसके लिए। इनकी एक व्यवस्था, इनकी मजबूरी है, चूँकि इसमें काम करना ही पड़ेगा, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो इन्हें हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और हमने जब लोगों से बात किया कि ये जो काम हम करते हैं, करने के दौरान क्या हमको किस किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो जो लोगों ने बताया दिक्कतों को, इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों ने, उससे एकदम साफ हम लोग को निकल के आया कि इनका एक जो मूल कारण है अनऑर्गेनाइज होने का, वो ये है कि इनको लीगल रिकॉग्निशन कैसे मिले, लीगल इनके रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने दृढ़ लक्ष्य बनाया कि हम लोग को डेफिनेटली हम लोग को इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फिर हम लोगों ने उसी दौरान GIZ से जो अब पहले GTZ था, अब GIZ हो गया, हम लोग को उनसे संपर्क हुआ। 2007 में हमने उनसे संपर्क हुआ, हमारे पास वो लोग आए, तो हमने बात उनके साथ शुरू किया। उन्होंने हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी, और तब हमने ये अपने साथियों के बीच में वो बात को ले गए और हमने फिर दृढ़ता बनाई, वर्कशॉप करके, मीटिंग करके, कि हमको इसको ऑर्गेनाइज होने की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। और सभी साथियों ने का भी सपोर्ट आया कि हम लोग को आगे इसको ले जाना चाहिए। पहली फीलिंग हमारे को यहाँ से आई कि हम जो कंपनी में जाते थे तो उन कंपनियों ने हमें सामान देना बंद कर दिया कि हमें जो है प्रदूषण सर्टिफिकेट लाना है, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं था कि प्रदूषण सर्टिफिकेट क्या होता है। तो फिर पता चला कि ये जो है इनफॉर्मल से फॉर्मलाइज होंगे तो प्रदूषण सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि हमारा टच हुआ GTZ से, GIZ से। तो उसने हमें समझाया, ट्रेनिंग दी कि इसको इनफॉर्मल से फॉर्मलाइज कैसे हो सकते हैं। तो जब हम इनफॉर्मल से फॉर्मलाइज होने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और कि हमें आगे किसी जगह किसी कंपनी में जब हम जाते हैं, सामान उठाने की जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ ना हो, और हम उसे जो काम कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है या एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो उससे भी हम जो है अपनी सेहत का और एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। तो हमें ख्याल यहीं से आया था, क्योंकि हमें माल मिलना बंद होने लगा था। हमने सबसे पहले तो हुआ हम लोग के साथ ये कि हमने 2010 में हमने एक पहले सोसाइटी बनाई। सोसाइटी हमने बनाया और सोसाइटी में हमारे 15 लोग थे, और दिल्ली के जो तमाम जो सेंटर हैं उन सब सेंटरों से हमने लोगों को जोड़ा उसमें। लेकिन फिर बाद में हम लोग जब फाइंडिंग में गए डिपार्टमेंट के साथ में, कंसर्न अथॉरिटी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सोसाइटी से नहीं बात बनेगी, आपको कंपनी की तरफ ले जाना पड़ेगा। और हमारे भी दिमाग में बात आई, समझ में आया GIZ के थ्रू कि चूँकि ये बिजनेस है तो बिजनेस सब लोग करना चाहेगा, सोसाइटी में ये दिक्कतें आ सकती है कि आप प्रॉफिट नहीं शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ा कि हमने लोगों को ढूंढना पड़ा, वैसे लोगों को कि जिनका यहाँ का रहने का प्रूफ है। सबसे पहला ये काम है। दूसरा जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमने पैसा, हमारे को ज़रूरत थी उसको वो करने के लिए, सोसाइटी को बनाने के लिए, कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए, वैसे व्यक्ति को पहचान करना था जो इस काम के लिए इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद उसके बायलॉज बनाने थे, उसके हमको नियमावली को समझने थे। तो हमको रेगुलर उसके प्रशिक्षण लेने थे कि हमें क्या करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो अभी तक के जो हमारे जो चरण रहे हैं वो यही रहे हैं कि हमने लोगों को ऑर्गेनाइज किया है, और टाइम टू टाइम GIZ ने हमको अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्टों पर ट्रेनिंग दिया है, और उससे हमको सीख मिलती गई है, हम उसको आगे लेके बढ़ते गए हैं। और हम अभी जो स्टेज में हैं, हम कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, और कंपनी हमने बना ली है, और वो जगह भी हमने एक जगह भी हायर किया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है। और हम आज भी कंपनी में 7 लोग हमारे मेंबर हैं, 2 उसमें डायरेक्टर हैं, 7 जो है फाउंडर लोग हैं, और उसमें से 2 डायरेक्टर हैं। तो हमें इन सारी चरणों को हमको गुजरना पड़ा। CS से मिलना पड़ा, एक कंसल्टेंट से मिलना पड़ा जिन्होंने हमारे बायलॉज को बनाया, उन्होंने फिर नियमावली हमने खुद डिस्कस किया, उसको हमने मीटिंग करके तय किया कि हमारी क्या नियमावली होगी काम करने के। तो इस तरीके की चीज़ें, फिर हमने रेंट एग्रीमेंट किया जा करके, फिर हम लोग को एक और कंसल्टेंट के पास जाना पड़ा जो CFE फॉर्म भरना जानता हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है इसके सरकारी टर्मिनोलॉजी, तो उसको कैसे भरना चाहिए सही से। तो इन सब प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ा अभी तक के दिनों।
Delhi we have authorized 2 organizations, HRA and Chintan, to collect electronic waste from different facilities. They would not be processing the waste because they will be giving it to different recyclers, but the handling and storage and dismantling also is to be done in a proper scientific manner. And that's why these 2 organizations have not only been given authorization, but the workers of these organizations are being trained to handle these e-waste. Government has taken initiative even before the notification is notified in the May 2011. We had conducted a number of meetings with all the nodal officers of the government departments and also the schools and colleges and the local bodies. And the first thing was very important was to create awareness. We provided even collection bins to all these government departments, local bodies, MCD and EMC, even bulk consumers like Delhi Police and other government departments, schools and colleges. So it was started with the purpose that even the non-value items are collected properly in the safe manner, and that finally are collected from these bins by the authorized recyclers, which are authorized by the Central Pollution Control Board. With the help of GIZ, we have created a system. We have devised certain workshops. In fact, 7 workshops have been planned with school children, with hospitals, with educational institutions, with government departments, with the big manufacturers. With all these institutions, we have planned the workshop, and we will be sensitizing all these officers of these institutions about the way it should be handled, the way it should be disposed of, and way it should be recycled, and the different aspects of the rule which would come in force from the 1st May this year. Hopefully these workshops would go in a long way in creating an atmosphere of realization that the law is to be enforced in the true spirit and letter. And I am also thankful to GIZ for extending such a support to us.